हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान सरोवर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ 2017 का पेपर। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई है 2017 पे जिसमें हमने सेक्शन ए को डिस्कस किया है और आज हम सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर का नंबर दिया हुआ है वही क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो सपोज़ अगर आपके पास पेपर है तो आप उससे क्वेश्चन कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट काइनेटिक ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट थ्रू अ मेम्ब्रेन चैनल। मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू जो आयन ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए काइनेटिक्स कैसा रिप्रेजेंट होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि लिपिड बाइलेयर में सिर्फ लिपोफिलिक मॉलिक्यूल जा सकते हैं, या स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल हों या लिपोफिलिक मॉलिक्यूल हो, वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। लेकिन अगर हम लोग बात करें चैनल्स प्रोटीन की बात करें तो उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, लिपिड बाइलेयर में चैनल्स प्रोटीन को रखा जाता है जिससे कि जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो भी ट्रांसपोर्ट किए जा सके। तो अगर इनके हम लोग काइनेटिक्स की बात करें तो सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन हाई है, दूसरी तरफ सपोज ये लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ पे लो है, तो यहाँ से ऐसे मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूज़न होंगे। तो इसलिए इनका जो काइनेटिक्स होता है हमें ऐसा ग्राफ मिलता है, क्योंकि ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या मेम्ब्रेन चैनल्स के थ्रू होता है उसको हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहते हैं। इसमें पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनकी ये क्या होते हैं कि ये सैचुरेट भी हो सकते हैं एक टाइम के बाद, कि चैनल्स में अगर बाइंडिंग कोई आयंस हैं तो क्या होंगे कि चैनल्स सैचुरेट हो सकते हैं। तो जैसे सपोज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका काइनेटिक्स कैसा शो हो रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपनी मैक्सिमम बाइंडिंग मतलब मॉलिक्यूल्स बाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से हमें एक स्टेबल ग्राफ मिलने लगता है। तो इसलिए जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न या जिसको हम लोग मेडिएटेड डिफ्यूज़न होता है मेम्ब्रेन चैनल्स के थ्रू, तो उनका ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, तो उनका ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ डी हो जाएगा यहाँ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड इन स्मूथ ER इज, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्मूथ की बात की गई है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा फंक्शन इसमें परफॉर्म होता है, तो यहाँ पे हमने देखिए मेंशन किया है कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मेटाबोलाइट्स भी करता है। जो भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल के अंदर उनको डिटॉक्सिफाई करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्टोरेज होता है कैल्शियम आयन के लिए। तो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि पहला लिखा है बायोसिंथेसिस ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन, तो ये फंक्शन होता है रफ ER का। तो यहाँ पे जैसे बायोसिंथेसिस, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये भी नहीं होगा। एडिशन ऑफ एन लिंक्ड मीन्स की जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं तो वो भी नहीं होते स्मूथ ER में। तो स्मूथ ER में जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मेटाबोलाइट्स, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ह्यूमन कार्सिनोमास मैनी प्रोटीन इंक्लूडिंग मोस्ट साइटोस्केलेटन प्रोटीन अंडरगोस मॉडिफिकेशन, thereby making it difficult for clinician to identify origin of cancer cell. In this context, which one of the following can be relied upon the identification of origin of cancer cell? तो बेसिकली यहाँ पे कार्सिनोमा, ह्यूमन कार्सिनोमा की बात की गई और उसमें ये बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे मीन्स साइटोस्केलेटन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं जो कि जिनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है जब सेल्स कार्सिनोमा की तरफ शिफ्टिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्लिनिशियन किस साइटोस्केलेटन प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेंगे कैंसर सेल्स में, जिससे कि कैंसर सेल्स की ओरिजिन पता कर पाएंगे। तो ऐसे कैंसर सेल्स की ओरिजिन को आइडेंटिफाई करने के लिए
हम लोग यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स लिखा है, एफ एक्टिन और जी एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो जैसा हमें पता है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन होती है वो लार्जेस्ट फैमिली होती है साइटोस्केलेटन प्रोटीन की, और ये इनको हम लोग मीन्स कि ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं सेल्स को और टिश्यू को। तो इस अकॉर्डिंग अगर जो मेजर चेंजेस होते हैं कार्सिनोमा सेल्स में वो भी इंटरमीडिएट सेल्स में या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एज इफेक्टर ऑफ कैंसर डेवलपमेंट एंड मेटास्टेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बाय चेंजिंग द लिपिड कॉम्पोजिशन। लिपिड कॉम्पोजिशन को चेंज करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपने मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। तो अब इसमें से हमें क्या बताना, इफ सेल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वार्म इन्वायरमेंट टू कोल्ड वन इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को वार्म इन्वायरमेंट से कोल्ड इन्वायरमेंट में, वार्म से कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाएगा तो क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी उसी के हिसाब से रेगुलेट होगी, मेंटेन होगी। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए वार्म से कोल्ड में रखने पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को वार्म इन्वायरमेंट से कोल्ड इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि कोल्ड कंडीशन होगी, चिलिंग मीन्स टेम्परेचर कोल्ड होगा। तो ऐसे केस में मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पे मीन्स कि जो अगर सपोज़ कि इस तरह का स्ट्रक्चर है जहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसाइल चेन है तो वो ज़्यादा मतलब सही रहेगा और शॉर्ट चेन होगी। अगर शॉर्ट चेन होगी तो यहाँ पे देखिए अगर लॉन्गर चेन है तो सपोज़ ये लिपिड बाइलेयर है, इस लिपिड बाइलेयर में अगर ये लॉन्गर चेन है दोनों ही साइड की तो ये एक पैराक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो कि कोल्ड कंडीशन के लिए अच्छी कंडीशन नहीं है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी क्योंकि लॉन्ग चेन की वजह से ये दोनों जो एसाइल चेन्स होते हैं वो स्टैक कर जाते हैं और जिसकी वजह से एक पैराक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं या शॉर्ट चेन होती है तो वो ऐसे कंडीशन में अपनी मेम्ब्रेन को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है लिपिड विद शॉर्ट चेन unsaturated fatty acid due to transition at lower temperature thereby increase fluidity at reduced temperature। अगर टेम्परेचर रिड्यूस है और उस कंडीशन में लिपिड में शॉर्ट चेन है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो वहाँ पे सर्वाइवल अच्छा रह सकता है, मतलब कि फ्लूइडिटी अच्छी मेंटेन रह सकती है। तो उसी के कंटेक्स्ट में हम लोग को यहाँ पे आंसर देने हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं देयर विल बी अ डिक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड। जैसे आपको पता है फैटी एसाइल चेन 16 to 18 कार्बन की होती है। तो बोल रहे हैं कि अगर वार्म कंडीशन से कोल्ड कंडीशन में जाएगा तो 16 शॉर्ट चेन है और 18 लॉन्ग चेन है। तो बोले कि डिक्रीज इन 16 कार्बन फैटी एसिड, तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। फिर सेकेंड ऑप्शन में क्या, देयर विल बी इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड कंपेयर टू 18 कार्बन। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। फिर आगे भी हम लोग देख लेते हैं और कैसे एलिमिनेट करेंगे। देयर विल बी इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रपोर्शन इंक्रीज कर दिया जाए तो अगर ऐसे फैटी एसिड इंक्रीज हो जाएंगे तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। फॉस्फोलिपिड विल नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू मेम्ब्रेन, तो ये तो बिल्कुल फ्लूइडिटी से नहीं मैच कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर वार्म कंडीशन से कोल्ड कंडीशन में कोई एनिमल शिफ्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो उसके एसाइल चेन है वो उनकी लेंथ कम हो, शॉर्ट चेन हो और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो तो वो फेवरेबल कंडीशन है, फ्लूइडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोसिलेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड इज कैरीड आउट बाय एंजाइम प्रेजेंट इन ल्यूमेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये मतलब क्या होता है ईआर में इनका ग्लाइकोसिलेशन होता है। ल्यूमेन में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में ग्लाइकोसिलेशन होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड का, मीन्स की कार्बोहाइड्रेट मोइटीज को जोड़ा जाता है प्रोटीन और लिपिड पर। द ग्लाइकोसिलेटेड पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइकली टू बी। तो जो ये ग्लाइकोसिलेटेड हो जाते हैं पार्ट, कौन से, प्रोटीन, सपोज कि ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले प्रोटीन और
कुछ लिपिड जो होते हैं वो ग्लाइकोसिलेटेड होते हैं, उनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं। तो पूछा गया कि वो जो ग्लाइकोसिलेटेड पार्ट होता है उसका वो कहाँ पे रहता है मेम्ब्रेन में। तो वो ज़्यादातर, जैसे हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि ग्लाइकोसिलेशन के बाद कहाँ पे ग्लाइकोसिलेशन होता है, प्रोटीन या लिपिड पर होता है, तो उनको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, रिकॉग्निशन का काम करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे कहाँ एक्सपोज होते हैं, आउटर मीन्स कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में एक्सपोज होते हैं, क्योंकि ये रिकॉग्निशन का काम करते हैं। तो एक्सपोज टू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओरिएंटेड टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के थ्रू नहीं होते हैं। अगर आपने लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स या ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन आउटर सरफेस पे फेसिंग होती है। द ग्लाइकोसिलेटेड पार्ट ऑफ द प्रोटीन आर टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की वही बात यहाँ भी लिखी है तो ये भी नहीं होगा। द ग्लाइकोसिलेटेड पार्ट ऑफ लिपिड आर टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो ग्लाइकोलिपिड हो या ग्लाइकोप्रोटीन हो, दोनों ही आउटर सरफेस पे फेसिंग करते हैं। इसके बाद द जीन दैट हैव बीन यूज्ड टू रीप्रोग्रामिंग सोमैटिक सेल्स ऑफ एन एडल्ट मैमल टू स्टेम सेल कॉल्ड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल स्टेम सेल्स आर SOX2, OCT4 एंड CMYC। दीज कोड्स फॉर, ये कोड्स करते हैं। बेसिकली ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है तो ये हम आपको बस सीधे बता दे रहे हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह कोड करते हैं। जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आप पढ़ते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह कोड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डिवाइड रेपिडली टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ शॉर्ट टाइम थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड क्लीवेज। क्या होता है क्लीवेज का, जैसे ही जाइगोट बनता है क्लीवेज होता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक सी अर्चिन द सेल्स ऑफ अर्ली एम्ब्रियो स्किप द सम स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल इन ऑर्डर टू अचीव दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप में बी स्किप्ड। मतलब कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि जब जाइगोट डिवाइड करता है और बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं। अगर आपने जब पढ़ते हैं कि एक जाइगोट बना, स्पर्म और एग ने फ्यूज़ किया तो जाइगोट बन गया। ये जब जाइगोट बनता है तो इस जाइगोट में क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने के बाद 8 सेल स्टेज बनती है जिसको हम लोग मोरुला बोलते हैं। फिर 16 सेल स्टेज बनती है उसको हम लोग ब्लास्टुला बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि जब 1 से 2 सेल्स, सपोज कि 1 से 2 सेल्स बन रही हैं, 2 से 4 सेल्स बन रही हैं, तो जो ये साइज़ होता है, ये साइज़ सबका बराबर रहता है, लेकिन सेल्स के नंबर बढ़ते रहते हैं, और तो ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा करने के लिए कौन से स्टेप सेल्स, क्योंकि भाई डिवीज़न हो रहा है तो मीन्स की माइटोसिस हो रही है, सेल डिवाइड कर रही है, तो जब सेल डिवाइड कर रही है तो इनमें से कौन से ऐसे स्टेप है जो स्किप किए जाते हैं जिससे कि जाइगोट तेज़ी से भी डिवाइड कर पाए और लार्ज नंबर में सेल्स प्रोड्यूस हो पाएँ शॉर्ट टाइम में। तो ऐसे केस में, क्योंकि सेल साइकिल में आपको पता है 4 फेज़ होती हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। तो S फेज सिंथेसिस फेज होती है जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, और M फेज होती है माइटोसिस फेज जहाँ पे सेल डिवाइड करती है, और ये दोनों फेज होते हैं ग्रोथ फेज। तो ये दोनों फेज को स्किप कर दिया जाता है जिसकी वजह से सेल रेपिडली डिवाइड करती है और उसका साइज नहीं बढ़ता है, सिर्फ सेल के नंबर्स बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए इनिशियली जब डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो उस समय जो एम्ब्रियो होता है उसका साइज कई सेल्स तक रिमेन सेम होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंडिंग इज अ प्रोटीन दैट इज एक्सप्रेस इन द टिप ऑफ स्पर्म हेड। सी अर्चिन में जो स्पर्म पाया जाता है उसमें एक बिंडिंग लीगेंड पाया जाता है। बिंडिंग एक लाइगेंड होता है जिसके लिए एक रिसेप्टर एग के पास पाया जाता है, EBR1। तो बिंडिंग इज अ प्रोटीन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द टिप ऑफ स्पर्म हेड एक्रोसोम एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग। और ये बिंडिंग, क्योंकि ये लाइगेंड है तो ये इसका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चेंजेस ड्यूरिंग द स्पर्म मैचुरेशन। और जब स्पर्म की मैचुरेशन होती है तो सपोज कि जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है और इसके बाद इसके अंदर की तरफ ऐसे करके कुछ बिंडिंग पाए जाते हैं, लेकिन जब एक्रोसोम रिएक्शन होती है तो उस समय ये बिंडिंग ऐसे बाहर आ जाते हैं, एक्सपोज कर जाते हैं, और फिर ये एग से फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूज़न कर पाते हैं, एग के EBR1 रिसेप्टर को पहचान पाते हैं बिंडिंग लाइगेंड। तो अब
क्योंकि जब मैचुरेशन होती है, यहाँ पे बताया गया कि जब स्पर्म की मैचुरेशन हो रही है तो इनके पोजीशन, इनके पैटर्न चेंज हो जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टू बी यूज टू मॉनिटर द एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ बिंडिंग, क्योंकि पहले इनकी पैटर्न ऐसी थी, फिर बाद में ये बाहर की तरफ एक्सपोज हो गए, तो कैसे इनको हम लोग इस पैटर्न के एक्सप्रेशन को पहचान सकते हैं इन अ सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। तो अगर हम लोग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की बात करें तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप तो सिर्फ देखने के लिए हमें पैटर्न नहीं बताएंगे, उससे सिर्फ हम विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें पैटर्निंग यहाँ पे बतानी है। तो ये क्या होते हैं, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जरा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी होती है जो कि पर्टिकुलर कन्वर्ट करती है फेज शिफ्ट को लाइट में स्पेसिमेन के बीच में, और ब्राइटनेस के थ्रू हमें वो स्पेसिमेन दिखता है। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी या नॉर्मस्की कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ये सब क्या है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक हैं जो कि सिर्फ विजुलाइज करने के लिए काम करती हैं। इसके बाद अगर हम लोग इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री की बात करें तो इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, इज अ टेक्निक डिटेक्शन एंड विजुलाइजेशन ऑफ प्रोटीन और अदर एंटीजन इन अ सेल यूजिंग एंटीबॉडी स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजिंग द टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। पर्टिकुलर टारगेट ऑफ इंटरेस्ट को भी पहचानती है, और इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है, और उसके वो टारगेट इंटरेस्ट, उसका टारगेट भी देखा जाता है कि वो कहाँ पे उसकी पैटर्निंग है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। लेकिन और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है, स्टेनिंग टेक्निक है जो कि स्पेसिफिकली एंटीबॉडी और एंटीजन के लिए होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म कन्वर्ट ERB बीटा EFGR, जो ये जीन है, ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के लिए, टू एन ऑन्कोजीन। तो ये बेसिकली इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा मैकेनिज्म इसको ERB को चेंज कर देता ऑन्कोजीन में, मीन्स कि प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके केस में ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो इसके केस में ट्रंकेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रंकेटेड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर लाइक प्रोटीन इन ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर में क्या हो जाता है कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, ट्रंकेटेड हो जाता है। तो ये प्रोसेस जिसके थ्रू ये प्रोटो ऑन्कोजीन में चेंज हो जाता है, वो प्रोसेस होता है ट्रंकेशन, जिसमें कि एक तरीके से कह सकते हैं कि शॉर्टनिंग हो जाए, मतलब पर्टिकुलर जीन की, या फिर उस रुक जाए वो एक्सप्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन MBT इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस दैट अकर इन अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एम्फीबियन हुज एग आर लार्ज। MBT मीन्स की मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन 2। तो यहाँ पे पूछा गया कि मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन जब होता है, जब फ्रॉग की या जीनोपस की जब डेवलपमेंट होती है, तो वहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस MBT मीन्स की मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन एक कंडीशन होती है। उस कंडीशन में क्या होता है एग में, तो उस कंडीशन में एक्टिवेशन होती है जाइगोटिक जीन की। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फ्रॉम मैटरनल जीन टू जाइगोटिक जीन। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ट्रांजिशन, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, एट दिस स्टेज द जाइगोट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओन mRNA, मतलब मैटरनल इफेक्ट जीन क्या करते हैं, जो कि उस साइट में ऑलरेडी पाए जाते हैं एग में, और मैटरनल जीन से जाइगोटिक जीन में ट्रांजिशन होता है जब ये वाली कंडीशन आती है। तो mRNA दैट आर मेड और ओन DNA नो लॉन्गर यूजेज द मैटरनल mRNA, जो कि उस साइट से आया है उस मैटरनल mRNA को यूज़ नहीं करते जब फ्रॉग में मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन की स्टेट आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लायोफिलाइजेशन इज अ मेथड यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के प्रिजर्वेशन के लिए लायोफिलाइजेशन का मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है? तो लायोफिलाइजेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इज अ वाटर रिमूवल प्रोसेस टिपिकली यूजेस द प्रिजर्व पेरिशेबल मटेरियल, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, मेक मटेरियल मोर कन्वीनियंट फॉर द ट्रांसपोर्ट, मीन्स कि जैसे कोई लिक्विड कंपोनेंट है या
कल्चर है तो उसको लायोफिलाइज्ड किया जाता है, वाटर रिमूवल का प्रोसेस होता है जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। मटेरियल कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजना तो कन्वीनियंट भी होता है लायोफिलाइजेशन, और लायोफिलाइजेशन वर्क करता है, मटेरियल को फ्रीज करता है, रिड्यूसिंग द प्रेशर को रिड्यूस करके फ्रीज कराया जाता है, एडिंग हीट टू अलाउ फ्रोजन वाटर इन द मटेरियल टू सब्लिमेंट। अब सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है? सब्लिमेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां पे कन्वर्जन बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस फेज, मतलब कि यहाँ सॉलिड एंड गैसियस फेज, यहाँ पे कोई भी लिक्विड इंटरमीडिएट नहीं पाया जाता। सॉलिड से गैसेस फेज में चेंज होने को सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है लायोफिलाइजेशन प्रोसेस में, मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कि मॉइस्चर रिमूव बाय सब्लिमेशन प्रोसेस, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा स्लो इवोपरेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है वाटर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जो लायोफिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो उसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है जहाँ पे कन्वर्जन होता है सॉलिड का लिक्विड गैस और गैस का सॉलिड में, कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं होती है। तो कल्चर को लॉन्ग टर्म में रखने के लिए, माइक्रोब्स को प्रिजर्व करने के लिए लायोफिलाइजेशन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज टू रिमूव सॉल्ट रिमूव करने के लिए कोई प्रोटीन सोल्यूशन है और प्रोटीन सोल्यूशन में सॉल्ट हैं, उन सॉल्ट को रिमूव करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं यूज होगी? तो अगर हम लोग देखें तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन टेक्निक है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं सॉल्ट को। तो ये तो ट्रू हो गया, मतलब इससे निकाल सकते हैं। अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज डिपेंड ऑन द आयंस, मीन्स चार्ज पर डिपेंड करती है। तो ये टेक्निक हो सकती है जिससे कि हम प्रोटीन से सॉल्ट को नहीं निकाल सकते हैं। फिर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी होती है, तो इससे भी हम लोग सॉल्ट को निकाल सकते हैं। इसके बाद डायलिसिस के थ्रू तो हम निकाल ही सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट हमें करेक्ट बताना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के रिगार्डिंग। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया होता है जो कि प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। और ये क्या होता है, एक तरीके से ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है प्लांट में। और कैसे करता है? ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये अपने टीआई प्लाज्मिड को, इसके अंदर जो टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है उसमें दो रीजन होते हैं, एक टीडीएनए रीजन होता है, उस टीडीएनए रीजन को वो प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट कर देता है और इस तरह से प्लांट में ट्यूमर कॉज हो जाता है जिसको हम लोग क्राउन गॉल कहते हैं। तो जब ये सपोज कि ये टीआई प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का और इसमें दो रीजन दिख रहे हैं, एक ये क्या है, ये टीडीएनए रीजन है और यहाँ पे एक वायरुलेंस रीजन है। वायरुलेंस रीजन हेल्प करता है ट्रांसफ़र करने में टीडीएनए को ट्रांसफ़र करने में वायरुलेंस रीजन हेल्प करता है। तो जो ये ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है उसी के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कि ऑल द वायरुलेंस जीन। अब वायरुलेंस जीन कौन कौन से पाए जाते हैं? ए बी जी सी डी ई, ये सब वायरुलेंस जीन होते हैं, विर ए, विर बी, विर जी, विर सी। तो ये मैकेनिज्म ये हेल्प करते हैं टीडीएनए को ट्रांसफ़र में और इनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पहला ऑप्शन, ऑल द वायरुलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस आर एक्सप्रेस्ड इन कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर। कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर का मतलब कि जो जीन हैं, जितने भी ये जीन हैं, इनका इस स्टेटमेंट का मतलब है कि सारे जीन लो लेवल पे एक्सप्रेस हो रहे हैं। ये सारे जीन लो लेवल पे ये सारे जीन लो लेवल पे एक्सप्रेस
हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 जीन होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूटिवली मीन्स कि लगातार और कम कॉन्सेंट्रेशन में लगातार एक्सप्रेस होते रहते हैं, वो है ए एंड जी। तो यहाँ पे लिखा गया ऑल वायलेंस जीन आर ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस आर एक्सप्रेस्ड इन कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर। तो ये हमारा ऑप्शन मतलब करेक्ट नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द ओपाइंस आर सोर्स ऑफ आयरन फॉर एग्रोबैक्टीरियम सेल्स। तो एग्रोबैक्टीरियम जब अपना जीन ट्रांसफर करता है तो प्लांट ओपाइंस बनाने लगते हैं, और ओपाइंस होता है कार्बन और नाइट्रोजन का सोर्स। लेकिन यहाँ पे लिखा है आयरन, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन मीन्स कि करेक्ट नहीं होगा, ये भी फॉल्स है। 1 एग्रोबैक्टीरियम कैन जनरेट ओनली 1 DNA मॉलिक्यूल। मतलब कि जब ट्रांसफ़र होता है तो सिर्फ एक एग्रोबैक्टीरियम एक ही जनरेट कर सकता है, ऐसा भी नहीं होता है, तो इसलिए ये भी हमारा फॉल्स है। और हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ tDNA इन द जीनोम कैन म्यूटेट और मॉड्यूलेट इंडोजीनस प्लांट जीन। जब एग्रोबैक्टीरियम अपने टीआई प्लाज्मिड का पर्टिकुलर ये tDNA रीजन प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट कर देता है, तो प्लांट का जीनोम क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड। मीन्स कि प्लांट कैसा बन जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट बन जाता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि प्लांट क्या हो जाता है, म्यूटेट कह सकते हैं, या मॉड्यूलेट हो जाता है प्लांट का जीन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस ग्रेप्स। सीडलेस ग्रेप्स के प्रोडक्शन की बात कही गई है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस ग्रेप्स। तो सीडलेस जो ग्रेप्स का प्रोडक्शन है वो जिब्रेलिक एसिड करता है, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन करता है, और स्टेम इलोंगेशन करने की वजह से क्या होता है कि सपोज कि ये ग्रेप्स हैं और कुछ इस तरह से ये लगे हुए हैं। अगर हम इनमें जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं तो इन ग्रेप्स के जो पेडिसल होते हैं, जहाँ पे फ्रूट अटैच होते हैं, वो लंबे हो जाते हैं, जिससे कि इनकी ग्रोथ बढ़ती है। तो इसलिए जिब्रेलिक एसिड क्या होते हैं, प्रमोट करते हैं प्रोडक्शन को सीडलेस जो ग्रेप्स होते हैं उनके। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग यहाँ पे GA3 हो गया। क्यों आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं समझना है कि सीडलेस ग्रेप्स कैसे बनते हैं, वो प्रोसेस तो पार्थेनोकार्पी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा हार्मोन है जो सीडलेस ग्रेप्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे GA3 लगाया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कैलस मीडिएटेड रीजनरेशन इज नॉट प्रेफर्ड फॉर माइक्रो प्रोपोगेशन बिकॉज। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, जहाँ पे प्लांट को रीजनरेट किया जाता है। आपको पता है प्लांट में टोटी पोटेंशियल कैपेसिटी होती है, उसकी हर सेल्स में, स्टेम सेल्स में टोटी पोटेंसी होती है, उसके हर एक सोमेटिक सेल से भी पूरा होल प्लांट जनरेट किया जाता है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन में भी क्या होता है, प्लांट को रीजनरेट किया जाता है। लेकिन माइक्रो प्रोपोगेशन जब किया जाता है तो वहाँ पे पूछा गया कि जो कैलस मेडिएटेड रीजनरेशन को क्यों नहीं प्रेफर किया जाता है। जो कैलस मेडिएटेड में क्या होता है, मास ऑफ सेल्स बनते हैं, और जब कैलस मेडिएटेड रीजनरेशन किया जाता है कि थ्रू माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाता है, तो ऐसे प्रोपोगेशन में क्या होता है कि प्लांट में वेरिएंट बनने के चांस होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इसको कर तो सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन से, इस सेल मेडिएट कैलस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि वेरिएंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए नहीं किया जाता। तो यहाँ पे द कैलस मीडिएटेड रीजनरेशन इज नॉट प्रेफर्ड फॉर माइक्रो प्रोपोगेशन बिकॉज इट लीड टू जनरेशन ऑफ वेरिएंट्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द हर्बिसाइड फॉस्फोइनोथ्रिसिन रिजल्ट डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फॉस्फोइनिथ्रोसिन की, तो ये एक हर्बिसाइड है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या अमोनिया एसिमुलेशन में आपने पढ़ा होगा GS एंजाइम ग्लूटामिन सिंथेज। ग्लूटामिन सिंथेज का इनिबिटर कौन होता है, ये हर्बिसाइड होता है। तो ये GS को इनिबिट कर देता है, कौन, फॉस्फोइनिथ्रोसिन। और जब GS इनिबिट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए जब जैसे ही मीन्स की फॉस्फोइनिथ्रोसिन का एप्लीकेशन किया जाता है तो 1 घंटे के अंदर प्लांट मतलब कितना अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्लांट में क्या एक्यूमुलेट होगा, अमोनिया एक्यूमुलेट होगा। सॉरी।
इसके बाद एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक पोटैटो विद हाई एमाइलोज स्टार्च व डेवलप्ड बाई। एक ट्रांसजेनिक पोटैटो बनाना है और उस पोटैटो को बनाने के लिए ऐसा पोटैटो बनाना चाहते हैं जिसमें कि एमाइलोज स्टार्च ज़्यादा हो। अब आपको पता है कि स्टार्च में 2 यूनिट होती है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग वाला मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रांचिंग में जुड़े होते हैं और एमाइलोज में लीनियर फॉर्म में जुड़े होते हैं। तो अब हमें क्या बनाना है, ऐसा ट्रांसजेनिक पोटैटो बनाना है जो कि एमाइलोज स्टार्च ज़्यादा बने, जिसमें एमाइलोपेक्टिन का कंटेंट कम हो। तो क्योंकि एमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग चेन है और ये क्या है, लीनियर है, तो हम कुछ ऐसा करें, ऐसे एंजाइम का सप्रेशन कर दें जो कि ब्रांचिंग कराता हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा जो ट्रांसजेनिक पोटैटो बनाए उसमें क्या हो जाए कि उसमें जो ब्रांचिंग एंजाइम है उनका सप्रेशन कर दिया जाए, द सप्रेशन ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। तो एमाइलोपेक्टिन नहीं बनेगा, एमाइलोज सिर्फ बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एग्रोबैक्टीरियम विर ई। तो आपको हमने अभी जस्ट बताया कि विर ई, ये विर ई क्या है, ये क्या है, वायरुलेंस जीन है जो कि हेल्प करते हैं टीडीएनए को ट्रांसफर करने में प्लांट के अंदर। तो इसमें जो विर ई का काम क्या होता है, विर ई एक तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जैसा आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, SSBP। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, टीडीएनए को चारों तरफ से इस तरह से घेर लेती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे एक D2 रीजन होता है, D2 विर D2 आता है, जो कि क्या करता है कि जिसके पास एनालिस सीक्वेंस पाए जाते हैं। तो इस तरह से इन सब मैकेनिज्म को देखते हुए हमें यहाँ पे कौन सा विर ई का फीचर नहीं हो सकता है, इट इज सिंथेसिस इज इंड्यूस्ड बाय विर जी। हमने आपको बताया था कि विर ए एंड जी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेस रहते हैं, और जो जी होता है, जब जी एक्टिव होता है, जब जी विर जी एक्टिव होता है तो ये बाकी सारे जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है, और विर बी और विर सी और ई का ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है। तो इट इज़ इंड्यूस्ड बाय विर जी, तो ये स्टेटमेंट हमारा ई के रिगार्डिंग सही हो गया। इट कंटेन्स न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस, हमने बताया यहाँ पे D2 है तो यहाँ पे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस भी होते हैं। इट प्रोटेक्ट टीडीएनए फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये SSB की तरह काम कर रहा है तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ टी पाइलस, सपोज कि ये प्लांट सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, तो इसके बीच में एक पाइलस का फॉर्मेशन होता है, वो पाइलस का फॉर्मेशन विर करता है जिसके थ्रू ट्रांसफर होगा, तो ये करता है विर बी। तो यहाँ पे विर ई का काम ये नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ टी पाइलस इज अ रॉन्ग फॉर विर ई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ बीटी मेडिएटेड इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप कैन बी डिलेड बाय। तो एक रिफ्यूजिया टेक्निक होती है, स्ट्रैटेजी होती है जिसको यूज़ किया जाता है अगर हमें बीटी मेडिएटेड इंसेक्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन करना हो। तो यहाँ पे रिफ्यूजिया की प्रिवेंटिंग पेस्ट रेजिस्टेंस क्या करता है, ये रिफ्यूजिया स्ट्रैटेजी क्या है, प्रिवेंट करता है पेस्ट रेजिस्टेंस को। और आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको गूगल करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इनकरेक्टली, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नैनोपोर एक टेक्निक होती है, नैनोपोर में हम लोग लॉन्ग डीएनए और आरएनए को सीक्वेंसिंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, नैनोपोर सीक्वेंसिंग इज अ यूनिक टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज फॉर द लॉन्ग डीएनए आरएनए टेक्नोलॉजी। और ये कैसे मॉनिटर किया जाता है, यहाँ पे चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल करंट में, न्यूक्लिक एसिड के इलेक्ट्रिकल करंट में चेंज होंगे और उसको पास कराया जाता है प्रोटीन नैनोपोर के थ्रू, जिससे कि वो पता कर पाते हैं हम लोग लॉन्ग डीएनए और आरएनए सीक्वेंस को। तो नैनोपोर, तो ये मैच तो हमारा सही है। बीटा कैरोटीन, आपको पता है कि बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस का भी मैच सही है। बार जीन रेजिस्टेंस टू वायरस, तो बार जीन रेजिस्टेंस टू वायरस नहीं होता है, एक हर्बिसाइड होता है बायलेफॉस, इसके लिए ये बार जीन होता है, तो इसलिए हमारा इनकरेक्ट मैच यही और यही हमारा सही ऑप्शन है। पिगवर्ट मोज़ेक वायरस कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर के लिए यूज होते हैं, ये भी मैच हमारा सही है।
इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड का मतलब कि ऐसे हैप्लॉइड जो कि मेल गैमीट से बने, उनको एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंथर कंटेन हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन विच कैन बी यूज टू जनरेट न्यू प्लांट। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड डेवलप फ्रॉम मेल गैमीट्स प्रोड्यूसिंग स्पोर्स दैट इज पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एंथर वॉल लिखा है तो ये भी नहीं होगा। कैपिटल लेयर, कनेक्टिव टिश्यू, तो क्या होगा, यंग माइक्रोस्पोर्स को यूज़ किया जाता है एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड को बनाने के लिए। The reason of choice of E. coli for the production of ethanol from a linocellulose इज़ बिकॉज लिनोसेल्यूलोज से अगर हमें एथेनॉल बनाना होता है तो हम माइक्रोब ई कोलाई को क्यों चूज़ करते हैं, इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि लिनोसेल्यूलोज जो होता है ये ई कोलाई के प्री ट्रीटमेंट के पहले ही ये क्या करता है, या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के पहले ही ये हेक्सोज और पेंटोज शुगर बनाता है, जैसे कि ग्लूकोज, जाइलोस, एरेबिनोज, और इनको यूटिलाइज कर सकते हैं ई कोलाई। तो इसकी वजह से इन लिगोसेल्यूलोज के हेक्सोज और पेंटोज बनाने की वजह से ई कोलाई एफिशिएंटली ग्रो करेगा। तो क्या होगा कि इसीलिए ई कोलाई को यूज़ किया जाता है लिगोसेल्यूलोज से एथेनॉल बनाने के लिए, बिकॉज इट ग्रोज एफिशिएंटली इन वेरियस हेक्सोज और पेंटोजेस, इस वजह से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द ओनली नेचुरली ट्रांसफॉर्मेबल मराइन साइनोबैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेबल का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेबल का मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर किसी भी डीएनए में चेंज कर सकता है। ऐसा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जो कि डीएनए में चेंज कर सकता है। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया एक्टिवली टेक अप एंड मेंटेन द एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए। और इसको यूज़ किया जाता है कि अगर कहीं इंडस्ट्रियल सेटिंग करनी हो या कोई मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी हो तो उस जगह पे इन नेचुरल ट्रांसफॉर्मेबल एल्गीज को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है नेचुरली ट्रांसफॉर्मेबल मराइन साइनोबैक्टीरिया का, एगमेनेलम स्पीसीज। तो ये एकदम इंफॉर्मेटिव, याद करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तभी आप इसको ऑप्ट कर सकते थे। द मराइन कीमोसिंथेसिस इज बेस्ड ऑन, मराइन कीमोसिंथेसिस इज बेस्ड ऑन। तो मराइन कीमोसिंथेसिस क्या होती है, द कीमोसिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ वन और मोर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में। तो और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सनलाइट को यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह अदर ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो वो ऐसे कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लिखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू परफॉर्म लाइट हार्वेस्टिंग रिएक्शन। तो क्योंकि जो एजोस्पाइरलम है वो क्या होता है, एजोस्पाइरलम इज नॉन फोटोसिंथेटिक राइजोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा एजोस्पाइरलम। बाकी जो क्लेडोमोनास ये सारे क्या हैं, ये लाइट को हार्वेस्ट कर सकते, फोटोसिंथेटिक है, जैसे क्लेडोमोनास वगैरह। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूट्रोफिकेशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, ब्लूमिंग हो जाती है ना, जहाँ पे एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। इनरिचमेंट, ओवर इनरिचमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा फॉस्फेट ये सब कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि ओवर इनरिचमेंट हो जाता है एक्वाटिक इन्वायरमेंट का, न्यूट्रिएंट्स का, जिसकी वजह से एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। और ऐसा होने की वजह से इन्वायरमेंट एनॉक्सिक हो जाता है, मीन्स कि ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी हो जाती है। तो इसलिए यूट्रिफिकेशन एक्वाटिक इकोसिस्टम का अगर होगा तो वहाँ पे किसका रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा। इसके बाद द हैलो टॉलरेंट, हैलो टॉलरेंट मतलब कि हैलो मीन्स सॉल्ट टॉलरेंट और हैलोफिलिक, सॉल्ट लविंग माइक्रोब्स कहाँ पे से आइसोलेट किया जा सकते हैं, हैलो टॉलरेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स जैसे इश्चरीज वगैरह में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सलाइन कंडीशन होती है, तो इश्चरीज से हम लोग हैलो टॉलरेंट को आइसोलेट कर सकते हैं। और हैलोफिलिक सी से, जो सी में जो बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब्स पाए जाएंगे वो क्या होंगे, हैलोफिलिक होंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, एस एंड पी।
इसके बाद हैवी मेटल्स पोल्यूटेंट लाइक कैडमियम मर्क्यूरी इनएक्टिवेट एंजाइम बाय इंटरेक्टिंग विद। तो हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम्स हैवी मेटल्स की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज हो जाता है। वो करता क्या है बेसिकली, वो बहुत सारे ऐसे एंजाइम जैसे कि कैटलेज है या फिर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, इन सब एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। और इन सब एंजाइम को इनएक्टिव हैवी मेटल्स कैसे करते हैं, इनके सिस्टीन रेजिड्यू से बाइंड करके, इंटरैक्ट करके। तो बेसिकली ये जो हैवी मेटल्स होते हैं कैडमियम और मर्करी, ये सब क्या होते हैं, सल्फ हाइड्रिल रिएक्टिव मेटल्स इनको बोलते हैं, क्योंकि ये सिस्टीन रेजिड्यू से, सिस्टीन के पास आपको पता है कि SH ग्रुप होता है, SH ग्रुप होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि द सल्फ हाइड्रिल रिएक्टिव मेटल्स मर्करी, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, इनको सबको क्या बोलते हैं, सल्फ हाइड्रिल रिएक्टिव मेटल्स, जो कि सस्पेंड कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। कौन से एंजाइम की, जैसे कि कैटलेज, ग्लूटाथायोन, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इन सब एंजाइम्स की एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं, इन सब एंजाइम्स के सिस्टीन रेजिड्यू से इंटरेक्शन करके। विच वन DNA रेप्लिकेशन ब्लॉकिंग एजेंट प्रोड्यूस्ड बाय स्पॉन्जेस। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन होगा बी, स्पॉन्जीसाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सॉइल इन्वायरमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोटिक स्ट्रेस ऑन माइक्रोबियल कम्युनिटी। अगर हम लोग बायोटिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं माइक्रोबियल कम्युनिटी में, तो बायोटिक स्ट्रेस का मतलब ऐसा स्ट्रेस जो कि वायरस, बैक्टीरिया या किसी अदर माइक्रोब्स, फंगस, इस तरह के माइक्रोब्स से हो रहा हो, लिविंग थिंग से हो रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक स्ट्रेस। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल, मॉइस्चर, ये सब क्या है, एबायोटिक कंडीशन है। तो माइक्रोफ्लोरा क्या है, बायोटिक स्ट्रेस को कर सकता है माइक्रोबियल कम्युनिटी में स्ट्रेस कॉज। एपिनेफ्रिन इज यूज्ड अलोंग विद लोकल एनेस्थीसिया बिकॉज ऑफ इट्स। एपिनेफ्रिन को लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि एपिनेफ्रिन के लिए रिसेप्टर कौन होता है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से जब एपिनेफ्रिन बाइंड करता है, जब ये एक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। और ये जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जो कि सर्कुलेटरी कंट्रोल में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए हम लोग एपिनेफ्रिन को लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके लिए अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एंजाइम इनिशिएट एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एरोमेटिक पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम होगा जो कि एरोबिक डिग्रेडेशन करेगा, एरोमेटिक पोल्यूटेंट का। तो ये हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, आपने ये सब पढ़ा होगा डीएनए में, मीन्स की लाइगेज का काम क्या होता है, लाइस का काम क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे नेफ्थलीन जैसे कंपोनेंट ऑर्गेन एरोमेटिक पोल्यूटेंट को डिग्रेड करना है, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्टेज यूज, ऑक्सीडो रिडक्टेज को यूज़ किया जाता है। ह्यूमन मेसेनकाइम स्टेम सेल्स, ह्यूमन मेसेनकाइम स्टेम सेल्स क्या होती हैं? अगर हम इन मेसेनकाइम स्टेम सेल्स का मतलब क्या है कि ऐसी सेल्स जो कि क्या कर सकती हैं, मीजोडर्म का फॉर्मेशन करके, मीजोडर्म से बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं। जब डेवलपमेंट होती तो मेसेनकाइम स्टेम सेल्स बहुत सारे लीनिएज बनाती मीजोडर्मल की। तो इसलिए एक तरीके से जो मेसेनकाइम स्टेम सेल्स होती वो क्या होती, मल्टीपोटेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ह्यूमन मेसेनकाइम आर द नॉन हीमोपोएटिक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू मेसेनकाइमल लीनिएज, बहुत सारे लीनिएज को बना सकते हैं। तो कैन डिफरेंशिएट ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। जब मेसेनकाइम स्टेम सेल्स हैं तो उनके पास एक पोटेंशियल तो होगा नहीं, उनके पास मल्टीपोटेंट होंगे। तो कैन डिफ्रेंशिएट फ्यू टाइप ऑफ सेल्स, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। कैन डिफ्रेंशिएट ऑल टाइप, ऑल टाइप भी नहीं होंगे, ऑल टाइप का मतलब प्लूरिपोटेंट या फिर टोटीपोटेंशियल। तो यहाँ पे क्योंकि मेसेनकाइम सेल्स है, मेसोडर्म की सेल्स है, तो ऑलरेडी ये सभी सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते। डू नॉट डिफ्रेंशिएट, मेसेनकाइम स्टेम सेल्स हैं तो डिफ्रेंशिएट तो होंगी ही, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, इसमें से हमें बताना है।
तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? ऐसे ट्रांसमीटर जो कि क्या करें, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने में रुकावट करें, उनको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और गाबा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके जब ये गाबा रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये क्या करता है कि क्लोराइड आयन चैनल को ओपन कर देता है, परमिएबल कर देता है। अब क्लोराइड आयन चैनल, कोई सेल है, सेल के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, अब या न्यूरॉन सेल्स के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो शिफ्टिंग पॉजिटिव की तरफ होती है, लेकिन अगर क्लोराइड आयन चैनल परमिएबल होगा तो ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, इसीलिए इसको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहा गया, क्योंकि ये हार्डर फॉर द न्यूरॉन टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता, इसलिए इसको बोला जाता है इनहिबिटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन यूजेज अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड गाबा। गाबा क्या है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉसम मैट्राइसिस आर बेस्ड ऑन, तो ये क्वेश्चन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। ब्लॉसम एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्लॉसम क्या है, ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, जिसके नाम पर इसका नाम ब्लॉसम रखा गया है, इज अ मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स यूज्ड फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ प्रोटीन के सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है ब्लॉसम मैट्रिक्स। और ब्लॉसम मैट्रिक्स में स्कोर अलाइनमेंट होता है एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंट प्रोटीन के बीच में। जो एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंट प्रोटीन होते हैं उनके बीच में स्कोर का अलाइनमेंट किया जाता है कि उनमें कितनी सिमिलरिटीज़ है। तो ये एक तरीके से लोकल अलाइनमेंट होता है, और ये किनके बीच में देखा जाता है, हाईली कंजर्व्ड रीजन इन सीरीज ऑफ अलाइनमेंट फॉरबिडन टू द कंटेन गैप्स। तो उनके बीच में जो फॉरबिडन गैप्स होते हैं उनको देखा जाता है। तो ब्लॉसम में हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ब्लॉसम टेक्निक से म्यूटेशन ऑब्जर्व किया जाता है। तो ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए पैम होता है, एक डेटाबेस पैम, उससे किया जाता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। हाईली कंजर्व्ड रीजन ऑफ सीरीज अलाइनमेंट फॉरबिडन टू कंटेन गैप्स, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग वही लोग सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा हो। ये किसका एवोल्यूशनरी मॉडल को कर सकता है ब्लॉसम, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन के अलाइनमेंट के लिए, तो एवोल्यूशनरी मॉडल को नहीं एग्जाम्पल बन सकता है। अलाइनमेंट ऑफ द सेम सीक्वेंस कंटेनिंग हाईली म्यूटेबल रीजन के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रोटीन के जो डाइवर्जेंट प्रोटीन होते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, उनके बीच में सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए ये मीन्स यूज़ किया जाता है डेटाबेस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The estimate number of false positives from blast search cannot be made can be made using। तो ब्लास्ट, आपको पता है कि ब्लास्टा और फास्टा ये सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ होते हैं सीक्वेंस के अलाइनमेंट के लिए। जैसे फास्टा यूज़ करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए, उसी तरीके से ब्लास्ट को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि एस्टिमेट नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स, मतलब कि फॉल्स पॉजिटिव्स को एस्टिमेट करने के लिए ब्लास्ट में क्या चीज़ें, क्या वैल्यू देखी जाती है। तो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है जिसको हम लोग ई बोलते हैं। एक ऐसा पैरामीटर उसमें ब्लास्ट जब करते हैं तो मिलता है ई वैल्यू, जो कि डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ हिट्स one can expect to see chance when searching database of particular size. It decreases exponentially as score S of the match increases. तो E वैल्यू से जब ब्लास्ट करते हैं तो उसमें एक E वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू से हम फॉल्स पॉजिटिव्स को के नंबर्स को देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई वैल्यू। बट ये सब क्वेश्चन आप तभी करिएगा जब आपने बायोइन्फो पढ़ा हो। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग, द प्रोडोम इज अ कॉम्प्रेसिव सेट ऑफ प्रोटीन डोमेन फैमिली ऑटोमेटिकली जनरेटेड फ्रॉम, ये इन्फॉर्मेटिव है। तो ये एक डेटाबेस होता है यूनिपोर्ट नॉलेज डेटाबेस, जिसमें प्रोडोम
कॉम्प्रेहेंसिव सेट प्रोटीन डोमेन की फैमिलीज को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या, प्रोडोम इज अ कॉम्प्रेहेंसिव सेट ऑफ प्रोटीन डोमेन फैमिलीज ऑटोमेटिकली जनरेट, कहाँ से जनरेट होता है, यूनिपोर्ट नॉलेज डेटाबेस से जनरेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जेड स्कोर। जेड स्कोर को देखने के लिए हम लोग बेसिकली हम सीधे आपको यही बताएंगे कि इसमें ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जेड स्कोर को अगर हमें निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्कोर्स ऑफ अलाइनमेंट माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड स्कोर डिपेंड करता है मीन्स पर और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। जेड स्कोर इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट दैट डिस्क्राइब द वैल्यूज रिलेशनशिप मीन्स ऑफ ग्रुप एंड वैल्यूज। जेड स्कोर इज अ मेजर टर्म द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन्स। जैसा कि हमने बताया कि मीन्स और स्टैंडर्ड के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।